भी जगह मिले वहां पर बैठ जाओ भैया, शांति से चलो। देखो हाल ही में दिवंगत स्कॉट एडम्स कौन थे, आपसे पूछा है। स्कॉट एडम्स की बात कर रहे हैं, ये कौन थे? तो स्कॉट एडम्स भैया एक कार्टूनिस्ट थे। क्या थे? एक कार्टूनिस्ट थे एडम, ठीक है। अच्छा, स्कॉट एडम्स एक कार्टूनिस्ट थे भैया। देखो कार्टूनिस्ट है स्कॉट एडम्स, जो डिल्बर्ट कॉमिक स्ट्रिप के निर्माता थे। 68 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया, ठीक है। 1997 के नेशनल कार्टूनिस्ट सोसाइटी के भैया रुएन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे, जिसे कार्टूनिस्ट के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है, ठीक है। किसका? एक रुएन पुरस्कार था। कौन सा भैया? रुएन पुरस्कार था, है ना। रुएन पुरस्कार ये मिलता है किसका सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है? ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है कार्टूनिस्ट का। उसी वर्ष गिलबर्ट टाइम मैगजीन की सबसे प्रभावशाली अमेरिकियों की सूची में शामिल होने वाला पहला काल्पनिक पात्र भैया बन गया था, ठीक है। तो कौन सा भैया? ये थे आपके कार्टूनिस्ट, नाम है इनका स्कॉट एडम्स है। स्कॉट एडम्स इनका नाम है, ठीक है। स्कॉट एडम्स इनका नाम। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2026 कब मनाया गया? राष्ट्रीय मानव ह्यूमन ट्रैफिकिंग बताइए, मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये थोड़े दिन पहले, मतलब 1-2 दिन पहले, मतलब 11 जनवरी को ये मनाया गया, ठीक है। आज 16 है तो 4-5 दिन पहले मनाया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, जिसे भैया हैशटैग वियर ब्लू डे भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हैशटैग ब्लू बियर डे भी कहा जाता है। प्रतिवर्ष 11 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2026 का इस बार का विषय है मजबूत कनेक्शन। क्या है? मजबूत कनेक्शन इसका विषय है। विषय कहें या उसको थीम कहें या जो कुछ भी आपका मन हो आप कह सकते हैं, ठीक है। और उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव रहा है इसका मानव तस्करी के बारे में जागरूकता बढ़ाना, मानव तस्करी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पीड़ितों और बचे लोगों के प्रति समर्थन दिखाने के लिए भैया नीले रंग के कपड़े पहने, ठीक है। क्या है? नीले रंग के कपड़े। अभी तो जैसे ना हैशटैग वियर ब्लू डे, क्या है? हैशटैग वियर ब्लू डे, ठीक है। बहुत बढ़िया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही भैया, मैं बोल ही नहीं रहा हूं, मैं बोल ही नहीं रहा हूं तो आवाज कैसे आएगी? जब बोलूंगा तब आवाज आएगी। आज मौन क्लास पढ़ा रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है। चलो कहाँ रह गए भाई? सारे सारे बच्चे आज कहाँ रह गए? अभी भी नहीं, मतलब तुम खिचड़ी खा के अभी लौटे नहीं वापस? देखो भाई, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2026 कब मनाया गया? राष्ट्रीय स्टार्टअप है ना, नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाएगा? कब मनाया जाएगा नेशनल स्टार्टअप डे? भैया आज यानी 16 जनवरी को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 16 जनवरी को मनाया जाएगा। देखो भाई, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हर साल 16 जनवरी को मनाया जाता है। इस अवसर पर बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य उद्यमियों, निवेशकों और भैया नवोन्मेषकों को चर्चाओं और नेटवर्किंग के अवसर एक साथ लाना है। इसके अलावा इस दिन राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 5.0 और राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड 5.0 की भी घोषणा करी जाएगी, ठीक है। जब इसकी घोषणा होगी तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक। फिलहाल आप इतना याद रखें कि जो आपका राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है, नेशनल स्टार्टअप डे है, हर साल 16 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक। चलो आगे देखो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी थी और यह दिन स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत का प्रतीक है और राष्ट्र निर्माण में स्टार्टअप्स की महत्वपूर्ण भूमिकाओं को मान्यता देता है, ठीक। हर साल मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, ठीक है। ये जितने भी साथी सो रहे हैं इन सबके ऊपर एक एक बाल्टी पानी डाल दो। तुम्हारे बगल में जो सो रहे हैं या तुम्हारे घर पे जो सो रहे हैं इनके बगल में एक एक बाल्टी पानी डालो इनके ऊपर और इनको तुरंत उठाओ फटाफट से, ठीक है। इनको फटाफट से उठाओ। आगे 78वां सेना दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी, है ना? आपको पता है ना, आर्मी डे सेलिब्रेट किया है कल था 15 ना, कल 15 था तो हमने आर्मी डे सेलिब्रेट किया था। अब पूछा है कि आर्मी डे को हमने किस थीम के साथ मनाया था? आर्मी डे को हमने मनाया है नेटवर्किंग और डेटा केंद्रित वर्ष। क्या है? नेटवर्किंग और डेटा केंद्रित वर्ष मनाना है, ठीक है। क्या मनाया है भैया? नेटवर्किंग और डेटा केंद्रित वर्ष। हाँ जी भैया, बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए आप बिल्कुल कर सकते हो। 2 बजे वाला जो रेलवे चैनल पर प्रैक्टिस चलता है, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, ठीक। अब लेकिन अभी पढ़ो फिलहाल, ठीक है। मतलब पूछा मत करो इस क्लास में पढ़ा करो।
मैंने बता दिया है कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप रेलवे वाले चैनल पर जो 2 बजे दोपहर में मंडे टू फ्राइडे प्रैक्टिस सेट चलता है जीके और करंट अफेयर्स का, जीएस और जीए जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का, उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, बस पढ़िए आप अभी। ओके, चलो। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को भारत के सैनिकों की वीरता, अनुशासन और बलिदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। 2026 में जो 78 सेना दिवस सैन्य आधुनिकीकरण और नेटवर्किंग और डेटा केंद्रित वर्ष थीम को उजागर करता है। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा भारतीय सेना के पहले भैया क्या बने थे, कमांडर इन चीफ बने थे। ब्रिटिश नेतृत्व का पदभार संभाला था इन्होंने। ठीक है, उन्होंने जनरल सर फ्रांसिस राय बुचर का पद ग्रहण किया, जो अंतिम ब्रिटिश कमांडर थे। पहला भारतीय सेना दिवस जो है परेड जो दिल्ली के बाहर आयोजित किया गया था वह 2023 में बेंगलुरु में था। 2024 में परेड लखनऊ में हुई थी, 2025 में यहाँ पुणे में आयोजित की गई। इस साल यह परेड जयपुर में आयोजित की होगी। कहां पर होगी, यानी कल जो इसकी परेड हुई थी वो कहां पर हुई, आप कहें दोस्त। ठीक है, आपके जयपुर में हुई थी। ठीक है दोस्त, तो ये मनाते हैं हम हर साल 15 जनवरी को मनाते हैं, 15 जनवरी को मनाते हैं। अगला, वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने 2026 के लिए भारत की जो जीडीपी है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ग्रोथ रेट भैया दर को पूर्वानुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है। इन्होंने पूर्वानुमान बढ़ाया है ना। पहले कुछ निर्धारित किया, फिर उन्होंने कहा कि भैया हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, हम इसको रख देते हैं कितना, 7.2 रख देते हैं। कितना, 7.2% रख देते हैं। देखो, विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी विकास दर वित्तीय वर्ष 2026 के लिए पूर्वानुमान को 6.3 से बढ़ाकर, देखो कंफ्यूजन कराते रहते बच्चों को, ये इनका अनुमान ही नहीं समझ में आता है कि क्या है, कभी कुछ बता देते हैं, कभी कुछ बता देते हैं। तो अभी इन्होंने कहा है कि जो पूर्वानुमान है वो 6.3 से बढ़ाकर 7.2% कर दिया, अरे 7.2 कर दिया है, कितने से, 6.3 से बढ़ाकर। जो जून में भैया, जून 2025 में प्रस्तावित था। ठीक है, जून 2025 में कितना था, 6.3, अब इससे बढ़ाकर 7.2 कर दिया गया। अच्छा, इन्होंने इसके पीछे कारण दिया, कारण क्या दिया कि मजबूत घरेलू मांग और ग्रामीण आय में वृद्धि। ठीक है भैया, विश्व बैंक की रिपोर्ट में बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 में विकास दर 6.5 तक कम होने की संभावना है और फाइनेंशियल ईयर 28 में यह 6.6 तक फिर से बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये इनका डाटा चलता रहता है। अभी फिर से रिसेंट रिपोर्ट आप याद रखेंगे 7.2 वर्ल्ड बैंक के अनुसार। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। ठीक, चलो आगे देखो। इंडो तिब्बती सीमा पुलिस का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया बताइए। यानी आईटीबीपी के भैया कौन बने हैं, आप कहेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी। डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी को किसको बनाया गया है, अरुण कुमार सिन्हा, संजय अरोड़ा, सत्यजीत सिंह कपूर, राकेश अस्थाना या इनमें से कोई नहीं। आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दीजिए। आईटीबीपी का बताइए, आईटीबीपी का डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया है, आईटीबीपी का जनरल किसको बनाया, आप कहेंगे इनका नाम है सत्यजीत सिंह कपूर। क्या नाम है, सत्यजीत सिंह कपूर इनका नाम है, जिनको आईटीबीपी का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। पूर्व हरियाणा पुलिस प्रमुख हैं सत्यजीत सिंह कपूर, इनको इंडो तिब्बती सीमा पुलिस का महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इसको नियुक्त किया गया है। वह प्रवीण कुमार का स्थान लेंगे, जिन्हें सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया प्रमुख नामित किया गया है। वह इस पद पर 30 सितंबर 2030 तक भैया क्या रहे। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन पता होना चाहिए, अपडेट कर लेना है कि जो आईटीबीपी के भैया डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, है ना, वो अब कौन बन गए हैं, सत्यजीत सिंह कपूर बन गए हैं। और जो पहले वाले थे, क्या नाम थे, पहले वाले थे प्रवीण कुमार, उनको भैया बीएसएफ में भैया शिफ्ट कर दिया गया है। ओके, चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आगे देखो, राष्ट्रीय बांध नहीं, ठीक है, बांध है ये, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा खामियों का उजागर किया है। राष्ट्रीय बांध, हम आपसे बात कर रहे हैं भैया किसकी, द नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी रिसेंटली हाईलाइटेड सेफ्टी फ्लॉस ऑफ बारगी डैम लोकेटेड ऑन विच रिवर। बताएंगे बारगी धाम बता रहा हूं, बारगी बांध किस नदी पर है, बारगी बांध किस नदी पर है भैया बताएंगे। तो आप कहेंगे बारगी जो बांध है वो है नर्मदा नदी पर। कहां पर है, नर्मदा नदी पर है बारगी बांध आपका। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने बरगी बांध से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं को लेकर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी को भैया कारण बताओ नोटिस जारी किया। ठीक है, निरीक्षण में बांध की जो ईंट है वो सीमेंट वाली सिपुले गैलरी से लगातार भारी रिसाव सामने आया है, जो समस्या पहली बार 1998 में पहचानी गई थी। 2018 से लगातार रिपोर्ट जारी की जा रही है।
बरगी बांध मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से भैया नर्मदा नदी पर स्थित है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है आपका बरगी डैम। ठीक है, यहां से बताते हैं कि भाई जो ईंटें हैं उससे पानी का रिसाव हो रहा है। ओके, तो ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर माहौल गड़बड़ा जाएगा, कुछ भी आपका आपदाएं हो सकती हैं, इसलिए बताया कारण बताओ नोटिस किया। ठीक है, हाँ, पहले ये कब था? 1988 में पहचानी गई थी, मैंने शायद 98 बोला है, पहली बार 1988 में पहचानी गई थी और फिर 2018 से इस पर लगातार रिपोर्ट जारी की जा रही है बरगी डैम पर। ठीक है, NSDNS पर नोटिस मांगा है आपका। अगला बढ़िया क्वेश्चन है, अरित्रा राय ने माउंट अंकोका, कौन सा? माउंट अंकोका गुआ, माउंट अंकोका गुआ की सफलतापूर्वक चढ़ाई करी है, इनके बारे में सही कथन आपको बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में अरित्रा राय ने माउंट अंकोका गुआ की सफलतापूर्वक चढ़ाई करी है, इसके बारे में सही कथन आपको बताना है। इसकी ऊंचाई समुद्र सतह से भैया कितनी है? 6067.15 किलोमीटर है। 6967 कितनी है? 6967.15 मीटर है। यह अर्जेंटीना में स्थित है। यह पश्चिमी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में सबसे ऊंचा पर्वत है, या उपरोक्त सभी? बताएंगे। इसके बारे में सही कथन आपको बताना है। अरित्रा राय ने माउंट अंकोका गुआ की सफलतापूर्वक चढ़ाई करी है, इनके बारे में सही कथन आपको बताना है। तो सही कथन के बारे में बात करें तो भैया इसकी ऊंचाई जो है वो समुद्र सतह से कितनी है? 6967.15 मीटर है, ये भी सही है। और यह अर्जेंटीना में स्थित है, ये भी सही है। और यह पश्चिमी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में सबसे ऊंचा पर्वत है, और ये भी सही है भैया। और इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी भैया। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है भैया। ठीक है, चलो आगे देखो भैया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने लिमिटेड घोषणा करी है कि भारतीय पर्वतारोही कौन है भैया? अरित्रा राय। अरित्रा राय ने अर्जेंटीना में माउंट अंकाका गुआ, है ना, माउंट अंकाका गुआ या अंकोका गुआ की सफलतापूर्वक चढ़ाई करी है, जो एशिया के बाहर सबसे ऊंचा पर्वत है भैया। इसकी ऊंचाई समुद्र सतह से 6967.15 मीटर है। HAL, है ना, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा पूरी तरह से प्रायोजित एक एकल अभियान उनके माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के बाद आया है। माउंट अंकाका गुआ, ठीक है, अर्जेंटीना के मेंडोजा प्रांत में एंडीज पर्वत श्रृंखला की प्रिंसिपल कॉर्डिलेरा में स्थित है भैया आपके। ठीक है, तो इसके बारे में सही कथन आपको मैंने जो जितने बताए वो सारे के सारे कथन आपके सही थे। ठीक है, क्लियर है भैया? जी भैया एकदम क्लियर है। यह दक्षिण अमेरिका में पश्चिमी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों में सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। अगला, परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा किसने लॉन्च किया है? परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा किसने लॉन्च किया है? आंसर करेंगे। परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा किसने किया है? आप कहेंगे वित्त मंत्रालय ने किया है। किसने किया है? वित्त मंत्रालय ने किया है। ठीक है, वित्त मंत्रालय। देखो भाई, वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए एक नई वैकल्पिक स्वास्थ्य बीमा योजना परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा शुरू करी है। यह पॉलिसी भारत में इन पेशेंट अस्पताल में भर्ती होने के लिए क्षतिपूर्ति आधारित कवरेज प्रदान करती है, जिससे बीमित राशि के विकल्प 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए है भैया आपके। ठीक है, तो कौन करता है? वित्त मंत्रालय ने किया है, केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना है ना, इसको भैया वैकल्पिक जो है उन्होंने स्वास्थ्य बीमा परिपूर्ण मेडिकल क्लेम आयुष बीमा की शुरुआत करी है भैया। ओके ओके भैया। वित्तीय सेवाओं विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों या आपके जो है PSB के सहयोग से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सम्मिलित वेतन खाता पैकेज भी लॉन्च किया है। ठीक है, किसने करी है? एक बार याद रखना, ये कितनी? वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है भारत की? भारत की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है आपको पता है? भारत की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? आप सभी को पता है तो बताएं भैया। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है भारत की? आप कहेंगे भैया जी ये है आपकी निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला ताई है आपकी। चलो आगे देखो। ऊर्जा भारत प्राइवेट लिमिटेड ने कहां पर तेल की भैया तेल खोज की है? ऊर्जा भारत प्राइवेट लिमिटेड, ऊर्जा भारत प्राइवेट लिमिटेड ने कहां पर तेल की खोज करी? बताएंगे। तेल की खोज कहां पर करी है इन्होंने? तेल की खोज करी गई है भैया अबू धाबी में। कहां पर? अबू धाबी में करी है तेल की खोज। देखो भाई, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की संयुक्त उद्यम ऊर्जा भारत PTI लिमिटेड ने अबू धाबी के कहां पर? ऑनशोर ब्लॉक में भैया क्या किया है? तेल भंडार की खोज करी है। खनन कुआं,
खनन कुओं एक्शन 76, एक्शन 79, 02S में की गई खोजें भैया सिलाइस प्ले और हफ्सान सिरवायर में अप्रचलित तेल संसाधनों की उपस्थिति को पुष्टि करती है। यानी भारत ने किया है भैया क्या, तेल भंडार की खोज कहां पर, अबू धाबी में करी है। सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको याद रखना है तो आप इतना याद रख सकते हैं बस, ठीक है, अबू धाबी में रख सकते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। आरबीआई ने भैया फॉरेक्स डीलरों के लिए, आरबीआई ने फॉरेक्स डीलरों के लिए किसे स्वनियमितकारी संगठन के रूप में मान्यता दी है भैया, बताइए किसको दी है भैया, इन्होंने दी है फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, किसको दी है, आरबीआई ने फॉरेक्स डीलरों के लिए किसे स्वनियमितकारी संगठन के रूप में मान्यता दी है, ये दी है फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को अपने ओमानी बस फ्रेमवर्क के तहत सभी अधिकृत डीलरों के लिए एक स्वनियमितकारी संगठन के रूप में मान्यता दी है। अगला, ठीक है, अब आप कहेंगे भैया अभी आपने तो बताया था, क्या बताया था, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको हम क्या कहते हैं, FEDI, है ना, FEDI बोलते हैं, को 1 वर्ष का समय दिया गया है ताकि वह अपने संचालन और शासन ढांचे को भैया ओमनी बस SRO फ्रेमवर्क के रूप में बना सके, ठीक है। तो जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स हैं इनके लिए भैया, ठीक है, स्वनियमितकारी संगठन की भैया मान्यता किसको दी गई है, ये फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया को मान्यता दी गई है भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। बड़े राज्यों की बात कर रहे हैं, इसकी श्रेणी में नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में भैया शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वो है आपका कौन सा, आप कहेंगे महाराष्ट्र है बड़े राज्यों में, ठीक है, बड़े राज्यों में कौन है, महाराष्ट्र है आपका। देखो, नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया है। यह सूचकांक नीति आयोग के भैया सीईओ कौन है, BVR सुब्रमण्यम, कौन है, नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम। अच्छा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है बताएंगे, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, आप कहेंगे भैया जी प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष, ठीक है। BVR सुब्रमण्यम ने जारी किया है। यह भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्यात क्षमताओं और संभावनाओं का मूल्यांकन करती है। इसमें फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 2024, ये जो लिखा हुआ है ना FY22 FY24, इसका ये मतलब है भैया कि जो फाइनेंशियल ईयर 2024 रहा है, 22 से 24 वाला रहा है, इसकी अवधि को शामिल किया गया है, ठीक है। ये जो रिजल्ट आया है इस बार महाराष्ट्र टॉप किया है जिसमें, उसमें जो है आपका 2022 से 2024 की अवधि को शामिल किया गया है। बात करेंगे इस सूचकांक में निर्यात नीतियां यानी एक्सपोर्ट पॉलिसीज, व्यवसायिक माहौल, बिजनेस एनवायरनमेंट, अवसंरचना की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ भैया इंफ्रास्ट्रक्चर्स और भैया निर्यात परिणाम, एक्सपोर्ट आउटकम्स जैसी विभिन्न कारकों का मूल्यांकन करने के लिए 4 स्तंभों और 13 उप स्तंभों में फैले 70 मापदंडों का व्यापक ढांचा उपयोग किया है, ठीक है। इतने इसमें क्या है, पैरामीटर्स लगाए गए हैं। अभी मैंने जो आपको बताया कि महाराष्ट्र ने टॉप किया है बड़े राज्यों में, तो महाराष्ट्र बड़े राज्य में हुआ पहले पर, तमिलनाडु गुजरात है। अब छोटे राज्य पूर्वोत्तर और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे, इसमें आपका उत्तराखंड ऊपर है, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर है, फिर आपका नागालैंड है, ठीक है। तो बड़े राज्यों में महाराष्ट्र है और छोटे राज्यों पूर्वोत्तर और केंद्र शासित प्रदेशों में आपका उत्तराखंड है भैया, ठीक है। किसमें है दोस्त, किसकी रिपोर्ट आई है, एक बार फिर से क्वेश्चन को देखेंगे। राज्यों की नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक भैया, ठीक है। एक्सपोर्ट भैया इसमें आपके इंडेक्स में आपका ये रहा है भैया कौन, महाराष्ट्र रहा है टॉप पर। आगे देखो भाई, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। हाल ही में कर्ण फ्राइज मवेशी नस्ल, बहुत बढ़िया है, कौन सी, कर्ण फ्राइज मवेशी नस्ल विकसित की गई है। कौन सी, कर्ण फ्राइज मवेशी नस्ल विकसित की गई है। सही कथन आपको चुनना है भैया, ठीक है, सही कथन आपको चुनना है भैया। बताएंगे तो आप कहेंगे इसके लिए जो है सही कथन होगा, यह देसी, क्या है भैया, यह देसी थार पारकर गाय और भैया होलिस्टीन फ्रीजियन बैल का संयोजन है आपका, ठीक है। कभी आपने अगर एग्रीकल्चर पढ़ा हो तो उसमें एनिमल हस्बेंड्री होता है ना, कृषि एवं पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री आपका पशुपालन जिसको बोलते हैं। तो उसके अंदर जब आप पढ़ेंगे तो मतलब गाय की प्रजातियां, भैंसों की प्रजातियां, सभी प्रजातियां, तो भैया गाय की प्रजाति होती है थार पारकर और होलिस्टीन फ्रीजियन, ठीक है, ये सब आते हैं गाय वाले में, ठीक है। तो ये भैया कौन सी है, कर्ण फ्राइज मवेशी नस्ल, ये देसी थार पारकर गाय और होलिस्टीन फ्रीजियन बैल का संयोजन है। देखो भाई पढ़ेंगे इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लो।
देखो क्या है, भारतीय सरकार ने आधिकारिक रूप से दो उच्च उपज सिंथेटिक मवेशी नस्लें, एक तो है कर्ण फ्राइज और दूसरी है वृंदावनी, ठीक है। कौन सी है, एक तो अभी मैंने बताया आपको कर्ण फ्राइज है आपकी, ठीक है, और भैया वृंदावनी है। अब सोचो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, आपसे पूछेगा कि बताओ हाल ही में चर्चा में रही कर्ण फ्राइज और वृंदावनी क्या है ना, किस प्रकार से पूछेगा, कर्ण फ्राइज और वृंदावनी क्या है, या कुत्ते की प्रजातियां हैं, बैल की प्रजातियां हैं, शेर की प्रजातियां हैं, या गाय की प्रजातियां। तो किसकी हैं, ये गाय की प्रजाति, ठीक है। देखो भाई ना, मतलब मवेशी नस्लें हैं आपकी, ये मवेशी नस्ल। तो ये कर्ण और फ्राइज वृंदावनी, इनको पंजीकृत किया गया है, जो 10 महीने के भैया दूध उत्पादन अवधि के लिए दौरान 3000 किलोग्राम से अधिक दूध उत्पादन करने में सक्षम है। समझो, इनका कहना है कि 10 महीने में जो आपका दूध उत्पादन होगा वो 3000 किलोग्राम, ठीक है, से अधिक दूध उत्पादन करने में सक्षम होंगे भैया। कितने, 3000 किलोग्राम से। अच्छा, कर्ण फ्राइज इसे आईसीएआर, ठीक है, आईसीआर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित किया गया है पहली बारी को, और यह देसी थारपाकर गाय, गर्मी और रोग सहिष्णुता, होल्स्टीन फ्रीजियन बैल का संयोजन है भैया। यह भारत के उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय जलवायु की तरह अच्छे तरह से उपयुक्त है। और वृंदावनी की बात करेंगे, वृंदावनी इसका विकास आईसीएआर, है ना, कौन सा भैया, आईसीएआर, और साथ में भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान अनुसंधान बरेली उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है, जिसमें क्या है, जिसमें होल्स्टीन फ्रीजियन, ब्राउन स्विस और जर्सी नस्लों के विदेशी जन्म प्लाजा का जटिल मिश्रण है, और हार्डी देसी हरियाणा गाय का साथ इसको किया गया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो इतना क्वेश्चन हमने पढ़ा उसका एक रूप है कि भैया ये दोनों भैया देसी नस्लें हैं आपकी मवेशी, और इसमें भैया क्या है, 3000 किलोग्राम अपने 10 महीने का जो टेन्योर होता है, ठीक है, उसमें जो है 3000 किलोग्राम जो है आपका दूध ये आपका देंगी, ठीक है। चलो, गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है कि 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे, तो आप कहेंगे भैया ये आपके उर्सुला वॉन डेर लेयन होंगे और एंटोनियो कोस्टा, यानी ऑप्शन नंबर ए एंड बी इसका सही होगा, ठीक है। क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए एंड बी आपका सही होगा। 2026 में गणतंत्र दिवस परेड में गणतंत्र दिवस समारोह जो होगा उसके मुख्य अतिथि के रूप में किसको शामिल किया गया है, ठीक है भैया। तो आप कहेंगे ये है भैया उर्सुला वॉन डेर लेयन है, एंटोनियो कोस्टा है, ये दो लोग शामिल होंगे। बात करेंगे इनके बारे में, आगे के बारे में। देखो भाई, पहली बार है ना, पहली बार शीर्ष यूरोपीय संघ के नेता, यानी यूरोपियन जो आपका यूरोपियन कमीशन है इसके अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन ये, और यूरोपियन परिषद यानी जो आपका यूरोपियन काउंसिल है इसके अध्यक्ष कौन है, आपके एंटोनियो कोस्टा, जो कहां पर शामिल होंगे, 2026 का जो 77वें